Hello students, I hope that you are fine. So in today's class we will discuss about the second half of the lesson number 3, the Delhi Sultanate of chapter history. The Delhi Sultanate, in this lesson we will discuss about the dynasties. In the first half, in the first lecture, we have discussed about three dynasties. स्लेव डायनेस्टी, जिसको आप ममलूक डायनेस्टी और गुलाम वंश कहते हैं. सेकंड इज खलजी डायनेस्टी. खलजी डायनेस्टी जिसमें जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और उनका एडमिनिस्ट्रेशन हमने पढ़ा था. थर्ड वन इज तुगलक डायनेस्टी, और तुगलक डायनेस्टी को हमने पढ़ा कि 1320 से 1414 सी तक इसका टाइम पीरियड था. नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द रेस्ट टू डायनेस्टी and the art and architecture and the sultanate period will be discussed. आइए शुरू करते हैं. In this lecture we will start with the first dynasty, and the first dynasty is Sayyid dynasty. First for today's lecture, but overall it is fourth one. Overall it is fourth one, because in the earlier lecture we have discussed three dynasties: slave dynasty, after that Khilji dynasty, after that Tughlaq dynasty. Now after Tughlaq dynasty, which ends in 1414 C, now the Sayyid dynasty is started. First ruler Khizr Khan Sayyid, who established the Sayyid dynasty in 1414, and he ruled over the Sultanate from 1414 to 1421. So you can say around 7 years he was ruled over the Sultanate. खिजर खान वाज द गवर्नर ऑफ मुल्तान अंडर फिरोज शाह तुगलक. मुल्तान का गवर्नर था खिजर खान. किसके टाइम में? फिरोज शाह तुगलक के टाइम में. किसके टाइम में? फिरोज शाह तुगलक के टाइम में. फिरोज शाह तुगलक कौन था? मैंने आपको बताया था, ही वाज द कजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. ही वाज द कजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फिरोज शाह तुगलक, खिजर खान वाज द गवर्नर ऑफ मुल्तान. आफ्टर द डेथ ऑफ फिरोज की मृत्यु के बाद ही सपोर्टेड अ सन ऑफ फिरोज. उसने फिरोज के सन को सपोर्ट किया इन द वार ऑफ सक्सेशन, अगली सिंहासन पर बैठने के लिए. वैन तैमूर अटैक इंडिया, और उस समय तैमूर ने भारत पर आक्रमण कर दिया. ही जॉइंड हिज आर्मी, उसने उसकी जो आर्मी को ज्वाइन किया. वैन तैमूर लेफ्ट इंडिया, जब तैमूर ने भारत को छोड़ा, ही अपॉइंटेड खिजर खान एज द गवर्नर ऑफ मुल्तान, लाहौर एंड दिबालपुर. खिजर खान कॉन्क्वार्ड दिल्ली इन 1414 सी एंड स्टार्टेड द सैयद डायनेस्टी. तो आप यहाँ पर देखिए, आफ्टर द डेथ ऑफ फिरोज की मौत के बाद ही सपोर्टेड अ सन ऑफ फिरोज, उसने सपोर्ट किया फिरोज के बेटे को इन द वार ऑफ सक्सेशन, अगली पीढ़ी का राजा बनने के लिए. लेकिन तभी क्या गया, तैमूर ने भारत पर आक्रमण कर दिया, और सैयद ने, जो आपका खिजर खान था, इसने उसकी आर्मी को ज्वाइन किया. जब तैमूर यहाँ पर आकर वापस चला गया, तो वह अपॉइंट कर गया खिजर खान को कि भाई चल, तू मुल्तान का तो गवर्नर था ही, अब लाहौर और दीपालपुर का भी गवर्नर बन जा. उसके बाद खिजर खान ने क्या किया, 1414 सी में दिल्ली पर आगमन किया और उसको जीत लिया, और वहाँ से उसकी सैयद डायनेस्टी शुरू हुई. और वहाँ से उसकी सैयद डायनेस्टी शुरू हुई. तो खिजर खान सैयद के बाद, या खिजर खान के बाद, अब नेक्स्ट जो 1421 में शासक बनता है, वो बनता है मुबारक शाह सैयद. कौन बनता है? मुबारक शाह सैयद, जो कि खिजर खान सैयद का बेटा था. ही वाज ए मैन ऑफ विजन, और इसकी दूरदृष्टि बड़ी अच्छी थी. किसकी? मुबारक शाह सैयद की. इसने आप देख सकते हैं कि 1421 से 1434 तक शासन किया था, रूल किया था. एंड कुड हैव रिवाइव्ड द ओल्ड ग्लोरी ऑफ द सुल्तानत, बट द नोबल्स वर अगेंस्ट हिम. अब यह इतना अच्छा दूरदर्शी था कि इसने दोबारा से सुल्तानों की पहचान को बना दिया था. लेकिन कुछ लोग थे, आपको पता है कि हमेशा जब आपका नाम होता है तो कुछ लोग उसको बदनाम करने के पीछे लगे रहते हैं. मोस्ट ऑफ हिज टाइम वाज देयरफॉर स्पेंट इन कंट्रोलिंग हिज नोबल्स. अब उसके शासनकाल का ज़्यादातर समय तो उन नोबल्स को, उन कुलीन वर्ग को संभालने में लग जाता था कि भाई इनको कैसे मैं साथ लेके चलूँ. कंसिक्वेंटली
फलस्वरूप देयर वर रिवोल्ट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिज एम्पायर इंक्लूडिंग बंगाल, दौलताबाद एंड वारंगल। अब उसके समय में भारत के या उसके शासक जो उसका एम्पायर था उसके अलग अलग हिस्से में युद्ध होते रहते थे, संघर्ष होते रहते थे, विद्रोह होते रहते थे। क्या होते थे? विद्रोह होते रहते थे। जैसे कि बंगाल में भी होता था, दौलताबाद में भी होता था, वारंगल में भी होता था। He tried to suppress revolts but lost control over the regions in the south of the Vindhyas. Muhammad Shah was Mubarak Shah's nephew. Muhammad Shah was Mubarak Shah's nephew. During his reign, the nobles became very powerful. Alam Shah was the next ruler. He lost Delhi to Behlol Lodi in 1451. With this, the brief rule of the Sayyid dynasty came to an end. तो यहाँ पे इस पैरे में इसने 2-3 सक्सेसर को कवर कर दिया। इसमें इसने बताया कि भाई जो मुबारक शाह सैयद थे उन्होंने बहुत कंट्रोल किया, बहुत अच्छे राजा थे, दूरदृष्टि रखते थे, लेकिन जो कुलीन वर्ग थे, जो सामंत थे, इनके मतलब बड़े बड़े मंत्रियों में आते थे, उन पर इनका नियंत्रण नहीं था। और नियंत्रण के साथ साथ वो जगह जगह पर विद्रोह भी करते थे। भाई बंगाल में विद्रोह हुआ, दौलताबाद में हुआ, वारंगल में हुआ। अब इन्होंने इसको दबाने की कोशिश तो की, लेकिन दबाने के चक्कर में क्या हुआ कि जो इनका साउथ का एरिया था, विंध्यास पर्वत जो मैंने आपको बताया था, भाई आपका ये जो रीजन है यहाँ विंध्या है और इसके नीचे आपका जो ये साउथ रीजन है इसको इन्होंने हाथों से गंवा दिया। अब मोहम्मद शाह जो थे मुबारक शाह के नेफ्यू थे, भतीजे थे, ये बने। इनके समय में क्या हुआ? द नोबल्स बिकम वेरी पावरफुल। नोबल्स ज़्यादा शक्तिशाली बन गए, कुलीन वर्ग ज़्यादा शक्तिशाली हो गए। उसके बाद आलम शाह बने शासक। आलम शाह ने दिल्ली को खो दिया। कब? जब बहलोल लोदी ने 1451 में हमला किया तो दिल्ली उनकी हो गई और सैयद डायनेस्टी वहाँ पर ख़त्म हो गई। सैयद डायनेस्टी ख़त्म हो गई। अब यहाँ पर आपने देखा बहलोल लोदी, दैट मीन्स कि यहाँ से लोदी वंश की स्थापना हुई, लोदी डायनेस्टी की स्थापना हुई, लोदी डायनेस्टी इस्टेब्लिश की गई। तो लोदी डायनेस्टी के सबसे पहले जो राजा थे वो थे बहलोल लोदी। कौन से थे? वो थे बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने क्या किया? 1451 से 1489 तक कितना लंबा शासन किया? भाई कंपैरेटिवली तो लंबा ही है। वैसे तो हमने पढ़ा था कि जो उधर लोदी डायनेस्टी ने कितना किया? 1451 से 1526 तक। आप कह सकते हैं कि 50 और लगभग 70 ईयर्स, लगभग 70 to 75 ईयर्स शासन किया। वैसे इससे ज़्यादा तुगलक ने किया था, 90 के आसपास किया था। ठीक है। लोदी डायनेस्टी सक्सीड द तुगलक एंड द सैयद। तुगलक के बाद सैयद और सैयद के बाद लोदी डायनेस्टी आई। देयर हिस्ट्री इज़ फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब जो इनका इतिहास है वो पूरा कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ है। अनटिल नाउ ऑल द रूलर्स ऑफ द सल्तनत वर ऑफ तुर्किश ओरिजिन। अब तक क्या था कि सबके सब सुल्तान तुर्किश ओरिजिन के थे, तुर्क थे। ठीक है। द लोदीज वर अफगान, लेकिन जो लोदी थे ये अफगानी थे। आप ध्यान देना कि चाहे वो सलीम डायनेस्टी हो, चाहे वो खलजी डायनेस्टी हो, चाहे वो आपका तुगलक डायनेस्टी हो, चाहे सैयद डायनेस्टी हो, ये सब आपके तुर्की थे, तुर्किश थे। लेकिन लोदी डायनेस्टी आपकी अफगान थे। कहाँ के? अफगान। अलाउद्दीन आलम शाह द लास्ट सैयद रूलर वॉलंटरीली एब्डिकेटेड द थ्रोन इन फेवर ऑफ बहलोल लोदी। अब इन्होंने मतलब जो आपके सैयद रूलर के आखिरी शासक थे अलाउद्दीन आलम शाह, इन्होंने अपने सिंहासन को बहलोल लोदी के लिए सही बताया कि भाई इस सिंहासन के लिए बहलोल लोदी सबसे सही उम्मीदवार है, सबसे सही उम्मीदवार है। अब पढ़ते हैं बहलोल लोदी का शासनकाल कैसा रहा। सो बहलोल लोदी ने 1451 से 1489 तक शासन किया। सबसे पहले लोदी रूलर थे, ये रखना अफगान थे, पहले लोदी रूलर थे। ही वाज ए जनरस एंड पायस लीडर, बहुत ही अच्छे, बहुत ही सम्मानित नेता थे। ही ट्राइड टू कंसोलिडेट हिज सल्तनत, इन्होंने अपनी सल्तनत को एक अच्छी स्थिति में लाने का प्रयास किया, अच्छा बनाने की कोशिश की। इन ऑर्डर टू डू दिस ही रिमूव्ड हिज रेबेलियस गवर्नर्स एंड अपॉइंटेड द लोयल अफगान नोबल्स एज गवर्नर्स ऑफ इम्पोर्टेंट प्रोविंसेस। अब सब कुछ ठीक चलता रहे, कोई दिक्कत ना हो, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो इनके विरोधी थे, जो इनके विरोधी गवर्नर थे, उन सबको उन्होंने हटा दिया और वहाँ पर अपने विश्वास के अफगानी लोगों को गवर्नर रख दिया। हिज रेन स्ट्रेच्ड फ्रॉम पंजाब टू बिहार, और इन्होंने अपने शासन को
पंजाब से लेकर बिहार तक फैला दिया। ही डाइड, अब इनकी मृत्यु 1488 में हो गई और इनके बाद इनका बेटा सिकंदर लोदी राजा बना। इनके बाद इनका बेटा सिकंदर लोदी राजा बना। सिकंदर लोदी ने 1489 से लेकर 1517 तक शासन किया, रूल किया। ये मोस्ट पावरफुल और बेटर नोन, सिकंदर लोदी बहुत ज़्यादा ताकतवर और लोदी रूलर्स में सबसे ज़्यादा इसको ही लोगों ने जाना है। ही वॉज द सन ऑफ, अभी आपको बताया बहलोल लोदी का बेटा था। ही एनेक्स्ड जौनपुर एंड बिहार एंड साइंड ए ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद द रूलर ऑफ बंगाल। इन्होंने अपने साथ जौनपुर को जोड़ा, बिहार को जोड़ा और बंगाल का जो रूलर था उसके साथ इन्होंने एक दोस्ती की संधि की, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप की। ही ऑल्सो इनिशिएटेड मैनी पब्लिक वेलफेयर मेजर्स, इन्होंने बहुत सारी जनता के लिए भी काम किए, जैसे कि एग्रीकल्चर वाज इम्प्रूव, इन्होंने कृषि को सुधारा, खेती को सुधारा। एंड एफर्ट्स वर मेड टू कीप द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज लो, और इन्होंने यह प्रयास भी किया जो जरूरी चीज़ें हैं, भाई रोटी कपड़ा मकान, जो जरूरी चीज़ें हैं इनके जो दाम हों वे भी कम ही रहें, उनको भी ज़्यादा ना बढ़ाएं, वे भी कम ही रहें। ही वॉज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर एंड एनकरेज ट्रेड एंड कॉमर्स। अब ये बहुत अच्छे प्रशासक थे, ये एक योग्य प्रशासक थे। प्रशासक कौन? जो प्रशासन संभालता है, जो सारी आपकी आप कह लो कि स्थितियों में मैनेज करता है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है। इसके साथ साथ ये ट्रेड व्यापार को और कॉमर्स को भी एनकरेज किया इन्होंने व्यापार को भी बढ़ाया, ही एस्टेब्लिश द सिटी ऑफ आगरा इन 1503 CE एंड मेड इट हिज कैपिटल। इन्होंने 1503 में आगरा शहर बसाया। बसाया। तो आप लोग जान सकते हैं कि अब अगर पूछा जा सकता है कि आगरा शहर किसने बसाया, तो आप बता सकते हो सिकंदर लोदी ने। कब? 1503 में। इससे पहले एक शहर और बसाया दिल्ली के पास, कौन सा शहर था? तुगलकाबाद। कौन सा शहर था? तुगलकाबाद। ठीक है, वो किसने बसाया था बेटा, बता सकते हो आप? वो बसाया था आपके गियासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको याद होने चाहिए और बहुत ज़रूरी भी हैं। और इसको उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। इनके बाद आते हैं इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी को आप पढ़ोगे, इसके बाद सल्तनत ख़त्म हो गई थी। क्या हुआ था वो हम आपको बताएंगे। तो इब्राहिम लोदी ने 1517 CE से लेकर 1526 CE तक शासन किया, अपना रूल किया। इब्राहिम लोदी वाज द सक्सेसर ऑफ सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी सिंहासन पर बैठे। ही वाज अ वेरी स्टेम रूलर, हिज नोबल्स डिड नॉट लाइक हिम एंड देयरफॉर रिबेल्ड अगेंस्ट हिम। अब जो उसके नोबल्स थे वो उसको पसंद नहीं करते थे, जो इसके नोबल थे, कुलीन थे, या जो इसके सामंत वगैरह थे जो थे, वो इसको पसंद नहीं करते थे और वो इसके अगेंस्ट भी विद्रोह करते रहते थे। बट ही डिफीटेड दैम ऑल, लेकिन इसने सबको हरा दिया। टू प्रिवेंट सच फ्यूचर रिवोल्ट्स, भविष्य में ऐसा कोई विद्रोह ना हो, ही रिप्लेस्ड हिज सीनियर नोबल्स एंड गवर्नर्स। इसने भी बहलोल की तरह सारे नोबल्स को हटा दिया, सारे गवर्नर्स को हटा दिया। दीज नोबल्स कंस्पायर्ड विद बाबर। अब जो ये नोबल थे, जो मंत्री थे, जो कुलीन थे, जो इसने हटाए थे, ये लोग आपस में मिले और उन्होंने षड्यंत्र किया। और षड्यंत्र का हर जाना बस ये मान लो न जाने कब तक भुगतना पड़ेगा, कब से भुगतना पड़ रहा है। इन्होंने बाबर से संधि कर ली, इन्होंने बाबर से हाथ मिला लिया। और बाबर के बारे में आपको खैर आगे बताऊंगा मैं। हु ओवरथ्रू इब्राहिम लोदी इन 1526 CE एट फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी 1526 में, वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी। The Afghan nobles hoped that Babur would return the control of the empire to them, क्योंकि जो ये अफगानी नोबल्स थे, अफगानी सामंत थे, इनको ऐसा विश्वास था कि चलो बाबर को बुला लेते हैं, वो आ जाएगा, इब्राहिम लोदी को हरा देगा, उसके बाद यहाँ से बेचारा आराम से वापस निकल जाएगा इनको सौंपकर। कहाँ पर? काबुल।
बट दे वर डिसअपॉइंटेड, लेकिन उनको तो निराशा ही हाथ लगी। बाबर स्टेड ऑन एंड एस्टेब्लिश्ड मुगल रूल इन इंडिया। क्यों? क्योंकि बाबर तो फिर यहीं पर जम गया, बाबर यहीं पर बस गया, बाबर यहीं पर ठहर गया और उसने अपना नया डायनेस्टी यहाँ पर इस्टेब्लिश की। मुगल रूल उसने दिल्ली में इस्टेब्लिश कर दिया, स्थापित कर दिया, शुरू कर दिया। ठीक है, तो these are the 5 dynasties which were established in Delhi during the time period of Sultanate. It was started from 1206 and ended in 1526. It was started by the slave dynasty and it was ended at the Lodi dynasty. ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आप लोग याद रखें। अब आते हैं कि जो सल्तनत पीरियड था इसमें क्या क्या कुछ खास चीज़ें थी। भाई सुल्तान क्या था, नोबल्स एंड ऑफिशियल्स क्या थे, मिलिट्री कंट्रोल क्या था, रिसोर्स और मोबिलाइजेशन क्या था, ठीक है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्या था, डाउनफॉल कैसे हुआ, दिल्ली सल्तनत कैसे डाउनफॉल की तरफ गई, तो ये सब हमें इसमें पढ़ेंगे। जैसे कि पहले बता चुका हूँ, सुल्तान, द सल्तनत ऑफ दिल्ली वाज ए थियोक्रेसी, इस्लाम वाज द रिलीजन ऑफ द स्टेट, द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज अ टर्को-पर्शियन सिस्टम इन इंडियन सैलिंग। समझो इस चीज़ को बेटा। सुल्तान, जो दिल्ली की सल्तनत थी ये थोड़ी थ्योरी पर बेस्ड थी, इस्लाम धर्म के लोग थे। अब जो सरकार थी दिल्ली की सल्तनत की वो तुर्की पर्शियन सिस्टम, तुर्की पर्शियन मतलब तुर्कों का और पर्सियों का, जो वहाँ पे फारसी लोग थे। ठीक है, द सुल्तान वाज द हेड, सुल्तान हेड होता था, कमांडर ऑफ द आर्मी होता था। दिल्ली सल्तनत में जो मिलिट्री होती थी उसका भी, और हेड पूरे राज्य का हेड भी सुल्तान, कमांडर भी सुल्तान। ही वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ सुप्रीम इंटरप्रेटर ऑफ द लॉ, और इसको ही सुप्रीम सबसे ऊपर माना जाता था कि भाई जो उसने कह दिया वही लॉ, मेरा वचन ही है मेरा शासन। क्या था इनका कि मेरा वचन ही है मेरा शासन। द उलेमा यूज टू इंटरप्रेट द कुरान इन फेवर ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द सुल्तान। अब जो उलेमा था वो क्या करता था कि कुरान को इंटरप्रेट करते थे सुल्तान के फेवर में, नियम को बनाने के लिए, कि भाई अगर मान लो कोई नहीं मानता था, तो आपको पता है कि धर्म के थ्रू हम थोड़ा इजीली काम कर लेते हैं। तो क्या होता था, इन लोगों ने कहा कि भाई ऐसा कुरान में लिखा हुआ और ये कुरान में लिखा हुआ है, इसलिए जो ये कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। द सुल्तान इन टर्न फेवर्ड देम विद हाई ऑफिसेज एंड रिच एंडोमेंट्स। अब जब वे लोग सुल्तान का फेवर करते थे तो सुल्तान इनका फेवर करता था और बदले में इनको बड़े बड़े ऑफिस देता था और इनको अच्छी अच्छी पोस्ट पे रख लेता था। इन फैक्ट द उलेमा वाज ए पॉलिटिकल फोर्स। उलेमा क्या थी? एक राजनीतिक ताकत थी। दैट नो सुल्तान कुड डेयर टू इग्नोर। और ये इतनी बड़ी ताकत थी कि सुल्तान खुद जो सबका हेड था और मिलिट्री का भी कमांडर था, वह भी इनको इग्नोर नहीं कर सकता था, वह भी इनको अनदेखा नहीं कर सकता था। द नोबल्स प्लेड अ ग्रेट रोल इन एनहांसिंग द पावर ऑफ द सुल्तान। सुल्तान की शक्ति को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा रोल था वो नोबल्स का होता था। ये वही नोबल्स हैं जिसने डायनेस्टीज को ख़त्म ही कर दिया। समटाइम्स द नोबल्स बिकेम मोर पावरफुल दैन द सुल्तान हिमसेल्फ। और कभी कभी तो ये सुल्तान को ताकतवर बनाने की बजाय खुद सुल्तान से भी ज़्यादा ताकतवर हो जाते थे। कौन? आपके नोबल्स। अब जब ऐसी बात है तो नोबल्स के बारे में जान लेते हैं कि भाई नोबल्स में ऐसा था क्या। द सुल्तान वाज असिस्टेड इन एडमिनिस्ट्रेशन बाय अ नंबर ऑफ मिनिस्टर्स। अब सुल्तान ने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत सारे मिनिस्टर रखे हुए थे, मंत्री रखे हुए थे। देर वर उनका वजीर होता था, अरीज ए मामलिक होता था, दीवान ए रसालत होता था, दीवान ए काजा होता था, दीवान ए इंसा होता था और सदर उस सदर होता था। द वजीर, वजीर कौन था? चीफ मिनिस्टर। वजीर कौन था? चीफ मिनिस्टर। जैसे कि आपके योगी जी हैं। वजीर कौन था? चीफ मिनिस्टर। जैसे कि आपके योगी जी हैं। स्टूड मिडवे बिटवीन द स्टेट एंड द सब्जेक्ट। स्टेट और सब्जेक्ट के बीच के जोड़ थे। सम ऑफ द वजीर्स वर सो पावरफुल दैट दे वर्चुअली रूल्ड द किंगडम एंड द सुल्तान वाज मेयरली अ पपेट। वजीर कभी कभी तो ताकतवर हो जाते थे कि वो किंगडम पर राज किया करते थे, पूरे राज्य पर राज करते थे और सुल्तान उनके हाथ की कठपुतली बनते थे और सुल्तान उनके हाथ की कठपुतली बन जाते थे। द अरीज मामलिक, ये हेड ऑफ द मिनिस्ट्री थे।
ऑफ वार। जब भी युद्ध होता था तो युद्ध के लिए जो मतलब सारे ही रूल्स या सारे ही जो तरकीबें निकाली जाती थी वो अरीज ए मामलिक के द्वारा निकाली जाती थी। अरीज ए मामलिक वाज द हेड ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वार। द दीवान इंसा, दीवान इंसा कौन था? रॉयल कोरस्पोंडेंस, मतलब जो बाकी शाही खानदान थे, शाही दूसरे राजा थे, उनके साथ बातचीत का काम आपका दीवान इंसा का होता था। दीवान ए रसालत, दीवान ए रसालत धार्मिक मुद्दों को सोल्व करते थे। दीवान ए रसालत धार्मिक मुद्दों को सोल्व करते थे और इंचार्ज भी थे स्टाइपेंड टू स्कॉलर्स एंड पायसमैन। जो बड़े विद्वान लोग होते थे उनको ये लोग कुछ देते थे और देने का हक भी आपके दीवान रसालत को ही था। द सदर, उस सदर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। सदर, उस सदर का काम क्या था? ये जिम्मेदार थे इस्लाम धर्म को और उसको नियंत्रण करने के लिए, उसको फैलाने के लिए और उसको बाद में रेगुलेट करने के लिए। दीवान काजा की भी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो सदर, उस सदर की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी वही दीवान ए काजा की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब आते हैं बारिद मामलिक। देखो दो हैं, एक आपका है अरीज मामलिक जो मिनिस्ट्री ऑफ वार होते थे, एक आपके हैं बारिद मामलिक जो कि स्टेट्स न्यू एजेंसी के हेड होते थे। भाई जो राज्य में जो भी काम था, जो न्यूज़ होती थी, जो वहाँ से खबरें आती थी, तो उन खबरों का सारा मामला हमारे बरीद ए ममलिक देखा करते थे। कुछ खास ऑफिसर भी होते थे जैसे कि वकीलेदार या चीफ डिग्निटरी ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड। जो शाही घर होता था, जो शाही राजमहल था, उसका चीफ डिग्निटरी, उसका देखरेख करने वाला कौन था? वकीलेदार। उसके बाद सरे जानदार कौन था? जो सुल्तान के बॉडीगार्ड को कमांड करता था। भाई सुल्तान के पास कौन से सिपाही रहने हैं, क्या क्या उनको करना है, ये सब सर ए जानदार का काम था। और रैंक बिलो दी मिनिस्टर, उससे नीचे और भी ज़्यादा मिनिस्टर होते थे, कुछ और भी मिनिस्टर होते थे। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट रिफ्लेक्टेड द सेम सेटअप एट द सेंटर। अब जो प्रांत की सरकार होती थी वो भी इसी तरह का पैटर्न रखती थी। द हेड्स ऑफ द प्रोविंसेस वर नोन एज वाली एंड मुफ्ती। जो प्रांत का हेड होता था उसको हम या तो वाली कहते थे या मुफ्ती कहते थे। ए परगना वाज हेडेड बाय एन आमिर, और एक परगना, भाई प्रोविंस प्रांत से छोटा, जैसे मान लो आपका देश है इंडिया, इंडिया के बाद क्या है आपका स्टेट आ गया यूपी, यूपी के बाद क्या है स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट आ गया, डिस्ट्रिक्ट के बाद विलेज। तो ऐसे ही प्रोविंस, प्रोविंस के बाद परगना, एक छोटी जगह, उसका हेड होता था आमिर, उसका हेड होता था आमिर। तो ये जितने नाम आपको इसमें बताए बेटा, चाहे वो दीवान ए रसालत हो, चाहे दीवान ए काजा हो, अरीज ए मामलिक हो, चाहे आपका सदर उस सदर हो, वजी, जो भी है, ये सब आपको पता होने चाहिए। क्या काम था ये पता होना चाहिए। अब मिलिट्री कंट्रोल, अभी आपको मैंने बताया सुल्तान वाज द हेड एंड एज द कमांडर ऑफ अ मिलिट्री। तो सुल्तान बड़ी आर्मी का अकेला ही मालिक होता था। दिस इंक्लूडेड, इसमें तुर्क भी थे, इसमें ताजिक्स भी थे, पर्शियन भी थे, मंगोल्स भी थे, अरब्स भी थे, अफगान्स भी थे, इंडियंस और इंडियन मुस्लिम भी थे। द आर्मी कंसिस्टेड ऑफ कैवलरी, इन्फेंट्री, एलिफेंट्री, मतलब पैदल वाले भी थे, घुड़सवार भी थे और हाथी पर चलाने वाले भी थे। द कैवलरी फॉर्म द बैकबोन ऑफ द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। जो कैवलरी थे ये रीढ़ की हड्डी होते थे। द फुट सोल्जर्स वाज मोस्टली द हिंदूज एंड स्लेव्स। कैवलरी जो फुट सोल्जर्स थे बेसिकली ये तो हिंदू थे या गुलाम थे। दे वर कॉल्ड द पयाक्स, इसको पयाक्स कहते थे। द आर्चर्स वर कॉल्ड धनुष। अब जो आर्चर, जो तीर धनुष वाले थे, जो धनुष वाले थे, धनुष और बाण चलाने वाले थे, उनको कहते थे धनुष। धनुष से धनुष बना दिया, ठीक है, पैदल से पायाक्स बना दिया। ये आपको ट्रिक बताऊँ याद करने की, भाई पैदल पायाक्स, धनुष धनुष, ठीक है। सुल्तान्स अटैच ग्रेट इंपॉर्टेंस टू एलिफेंट्स एंड हैड मोनोपोली ओवर देम। अब जो सुल्तान होता था वो हाथियों को एक साथ रखता था और उस पर उसका अकेले का ही शासन था, वो मतलब उसके आदेश उस पर चलते थे। देयर वाज नो मॉडर्न आर्टिलरी एट दैट टाइम। उस समय कोई तोप नहीं थी, उस समय कोई तोप नहीं थी। ये आपको बता दूं, पहली तोप जो लेकर आया था वो बाबर लेकर आया था और यही कारण था कि वो युद्ध जीत भी गया था। और भी उसने तरीके आजमाए थे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उस समय जब ये आपकी डायनेस्टी थी
दिल्ली सल्तनत के टाइम पर उस समय कोई तोप नहीं थी। द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द सुल्तान डिपेंडेंट ऑन द एफिशिएंसी ऑफ हिज आर्मी। अब उस समय जो सुल्तान होते थे वो अपनी सेना की ताकत पर रहते थे, वो अपनी सेना की ताकत पर सारे युद्ध जीतते थे। ठीक है। द सुल्तान वाज द कमांडर इन चीफ। आपको बताया कि जो सुल्तान था वो कमांडर इन चीफ होता था। अ पार्ट ऑफ द आर्मी वाज स्टेशन एट स्ट्रेटेजिक प्लेसेस इन द प्रोविंसेस। अब जो आर्मी का पार्ट था वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजी बनाते थे प्रोविंस में। द सुल्तान हैड द मिलिट्री स्ट्रेटेजी ऑफ द एम्बुशिंग एंड मेकिंग सरप्राइज अटैक। अब सुल्तान क्या करता, मिलिट्री स्ट्रेटेजी बनाते और उसके बाद कुछ सरप्राइज अटैक करते थे। द आर्मी वाज डिवाइडेड इनटू सेवरल डिविजन्स। आर्मी जो होती थी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दी जाती थी युद्ध के लिए। द मिलिट्री ऑफिसर्स वर पेड विद लैंड रेवेन्यू वाइल द इंडिविजुअल ट्रूप्स वर पेड इन कैश। अब मान लो जो आपके मिलिट्री ऑफिसर्स होते थे, जो मिलिट्री उनकी होती थी, उसमें उनको जो पेमेंट होती वो लैंड रेवेन्यू के तौर पर होती। भाई जो लैंड से रेवेन्यू आता वो उन तक पहुंच जाता। जबकि कुछ इंडिविजुअल ट्रूप्स होते हैं, मान लो कोई कबीला पकड़ लिया या भाई चलो तुम ठीक है हमें सेना दोगे और आप ये युद्ध कराओगे, उन लोगों को वो कैश दिया करते थे। जो उनकी अपनी मिलिट्री थी उसको लैंड रेवेन्यू, और जो मान लो रखी थोड़ी देर कि भाई ठीक है युद्ध हुआ है, आपको हमारा साथ देना है, हम आपको इतने पैसे देंगे, उनको कैश देते थे। फिर रिसोर्स मोबिलाइजेशन। रिसोर्स मोबिलाइजेशन द चीफ सोर्सेज ऑफ देयर रेवेन्यू। भाई जो रेवेन्यू जनरेट होता था, जो रेवेन्यू जनरेट करते थे, उनको टैक्स पैसा जो मिलता था, सामान जो मिलता था, वो एट सेक्शन बाय द शरियत एंड रियलाइज बाय द सुल्तान वर। वो शरियत से जो सैंक्शन होता वो, उसके बाद शरिया मतलब ये जो नमाज वगैरह जो पढ़ने जाते हैं इस तरह का, एंड रियलाइज्ड बाय द सुल्तान वर। कौन कौन से थे? उशर, खराज, खाम्स, जक़ात, जजिया। ये कुछ यहाँ पर आप मान लो रेवेन्यू बताए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान से सुनिए। पहला क्या है? उशर। उशर क्या होता था? लैंड टैक्स। भाई ज़मीन पे टैक्स देना होता था जो सिर्फ मुस्लिमों से लिया जाता था। एंड वाटर्ड बाय नेचुरल मीन्स इट वाज 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस। अब ये उशर क्या था? ये उशर था जितनी आप पैदावार करोगे उस पैदावार का 1/10 10वां हिस्सा आप हमें दोगे, 10वां हिस्सा हमें दोगे। ये हो गया उशर जो कि मुसलमानों पर लगता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका आता है खराज। नेक्स्ट आपका आता है खराज जो नॉन मुस्लिम पर लगता था। ये भी 1/10 to 1/2 मतलब 1/10वें से हिस्से से लेकर और आधे तक का हिस्सा होता था कि भाई जो पैदावार आप करोगे उसका 10वां हिस्सा या उसका आधा हिस्सा तक का आप हमें दोगे। ठीक है, ठीक है बेटा। आइए इसके बाद आता है खाम्स। खाम्स क्या है कि 1/5 ऑफ द बूटी कैप्चर्ड इन वार्स अगेंस्ट इन्फिडल्स, 4/5 ऑफ इट वेंट टू द आर्मी। इसने कहा जो मान लो युद्ध किया वहाँ से जो मिला उसका 5वां हिस्सा जिसको आप खाम्स कहते हैं वो राजा के पास जाएगा, और जो बाकी बचा वो सेना के पास जाएगा। 5वां हिस्सा जाएगा राजा के पास और जो बाकी बचा वो जाएगा आपका सेना के पास। ज़कात क्या है? ज़कात एक धार्मिक टैक्स था जो मुस्लिमों पर लगता था। ज़कात एक धार्मिक टैक्स था जो मुस्लिमों पर लगता था। यहाँ पर आप दो चीज़ बोल सकते हैं कि उसर भी मुस्लिमों पर लैंड टैक्स लगता था और ज़कात धार्मिक टैक्स लगता था मुस्लिमों पर। उसके बाद जजिया क्या था? जजिया लगता था नॉन मुस्लिम पर, जो मुस्लिम नहीं थे उन पर टैक्स जो लगता उसको जजिया कहते, और जो मुसलमानों पर लगता उसको ज़कात कहते। ध्यान रखना, क्या रखना? उसर आपका लैंड टैक्स है होता, जो लैंड रेवेन्यू जो टैक्स लेते वो मुस्लिमों पर, जो कि 1/10 होता था उनके उत्पादन का। उसके बाद खराज क्या था? जो नॉन मुस्लिम लोगों से लेते, जो 1/10वें भाग से लेकर और आधे तक का होता था। खाम्स 5वां हिस्सा होता था। मान लो आपने युद्ध किया, वहाँ से आपको जो भी हाथ लगा उसका 5वां हिस्सा राजा के पास जाएगा और बाकी जो हिस्सा है वो आपका आर्मी के पास जाएगा। ज़कात क्या है? मुस्लिमों पर धार्मिक कर लगता था, मुस्लिमों पर धार्मिक कर लगता था। जजिया क्या है? नॉन मुस्लिम समुदायों पर जो धार्मिक कर लगता था। अदर सोर्सेज ऑफ इनकम
state sale in booty. It was calculated at the 1/5 of the plunder plus gifts, tribunes from the subordinate rulers. ये इनके इनकम के सोर्स थे भाई, जो युद्ध हुआ उसमें जो मिला उसमें कुछ हिस्सा हो गया, या आसपास के जो राजा महाराजा इनको गिफ्ट भेजते थे, कबीले वाले गिफ्ट भेजते थे, या जंगल में रहने वाले जो लोग थे वो गिफ्ट भेजते थे। ये इनका इनकम का सोर्स होता था। अब इनके टाइम में आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी हुआ है भाई। मान लो हमने कुतुब मीनार का जिक्र सुना था, लेकिन स्टार्ट हुई थी, कंप्लीट नहीं हुई थी। फिर हमने 2.5 दिन का झोपड़ा सुना था, ठीक है, वो भी एक अच्छी आर्ट का नमूना है, ठीक है। अलाई दरवाज़ा वो भी एक अच्छी आर्ट का नमूना है। तो द तुर्क्स वर ग्रेट पैटर्न्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। जो तुर्की थे वो बहुत ज़्यादा दिल से जुड़े हुए थे कला और आर्किटेक्चर से। दे ब्रॉट विद देम द आर्ट ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया। उन लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि भाई वेस्टर्न से तो वे आए थे, तो वेस्टर्न की कला को और सेंट्रल एशिया की कला को उन्होंने आपस में मिला दिया, और मिलाकर उन्होंने यहाँ पर बिल्डिंगें बनाई। ये मानो 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है जो मोहम्मद गोरी की सुपरविजन में बनी थी। 2.5 दिन का झोपड़ा इज ए मॉस्क्यू दैट वाज कंस्ट्रक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ मोहम्मद गोरी। देयर इज अ लीजेंड कनेक्टेड विद इट्स कंस्ट्रक्शन। इसके साथ एक बहुत गहरी कहानी जुड़ी हुई है। इट इज सेड टू बी कंस्ट्रक्टेड ओनली इन 2.5 डे। और वह कहानी क्या है कि यह सिर्फ 2.5 दिन में बनकर तैयार हो गया था, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। इट इज़ ए मास्टरपीस ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। और इंडिया और इस्लामिक की जो आर्किटेक्चर है इसका बहुत अच्छा नमूना है। द सुल्तान्स एम्प्लॉयड इंडियन क्राफ्ट्समैन फॉर डिज़ाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर बिल्डिंग्स। अब जो सुल्तान होते थे वो अपनी बिल्डिंग को बनाने के लिए और डिज़ाइन कराने के लिए जो भारतीय शिल्पकार थे, इंडियन क्राफ्ट्समैन जो होते थे, उनको काम देते थे। एज ए रिजल्ट अ न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर नोन एज इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर डेवलप। और यही कारण था कि बनाने वाले इंडियन होते, देने वाले तुर्की होते, तो उन दोनों कॉम्बिनेशन को क्या कहा? इंडो इस्लामिक कॉम्बिनेशन। इंडो इस्लामिक कॉम्बिनेशन। दिस स्टाइल इज सीन इन द ओल्ड बिल्डिंग्स। अब आप जितनी भी पुरानी बिल्डिंगें देखोगे, चाहे आप जामा मस्जिद देखो, चाहे आप कुतुब मीनार देखो, चाहे आप लाल किला देखो, चाहे आप अलाई दरवाज़ा देखो, चाहे आप 2.5 दिन का झोपड़ा देखो, ये सब बिल्डिंगों में आपको यही स्टाइल मिलेगा, ठीक है। कुतुब कॉम्प्लेक्स इज सच ए मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर इन दिल्ली। अलाउद्दीन खिलजी बिल्ट अ न्यू कैपिटल कॉल्ड सिरी। कुतुब कॉम्प्लेक्स के पास में एक नई बिल्डिंग है सिरी, उसमें आप अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, उसमें भी आपको बहुत अच्छा कला देखने को मिल सकती है। ही ऑल्सो बिल्ड द अलाई दरवाज़ा बनवाया। द एंट्रेंस डोर टू द कुतुब कॉम्प्लेक्स, जो कुतुब कॉम्प्लेक्स है उसका एंट्री करने का जो डोर है। गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद बसाया। फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाह कोटला बनाया। द टॉम्ब ऑफ गियासुद्दीन तुगलक सेट ए न्यू ट्रेंड इन आर्किटेक्चर। अब जब गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा बना, तो उसने तो एक नया ही लेवल तय कर दिया कि भाई उसके तो कहने ही नहीं थे, सबसे बेस्ट चीज़ कही जाती है वो, विच इज़ ओक्टागोनल। जो ओक्टागोनल है, ओक्टागोनल में क्या होता है? जो 8 भुजाएं, जो विच हैज़ 8 साइड्स, विच हैज़ 8 लाइन्स। ठीक है, इस तरीके से। तो इन्होंने कहा इट सेट्स द न्यू ट्रेंड इन आर्किटेक्चर, बट देयर वाज लैक इन द करेक्टनेस ऑफ प्रोपोर्शंस इन दिस बिल्डिंग। इनमें कमी है कि एक्यूरेट नहीं है भाई, कुछ बड़ा, कुछ छोटा, कुछ मोटा, कुछ पतला, इस तरीके से है। दे वर मेड ऑफ ब्रिक्स, ईंट के बने हुए हैं, स्टोन्स के बने हुए हैं। आर्क्स एंड डोम्स वर ए स्पेशलिटी ऑफ दिस बिल्डिंग्स। भाई इनकी आर्क्स जो हैं और डोम्स जो गुंबद हैं, ये इनकी खासियत है। कैलीग्राफी वाज यूज्ड टू डेकोरेट द बिल्डिंग्स विद एक्सेप्ट फ्रॉम द कुरान। अब जो कैलीग्राफी आपको बताया था, जो लिखने की कला है, जो आर्ट ऑफ राइटिंग है, उसको कैलीग्राफी कहते हैं। तो इन्होंने कुरान में से बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी भी हुई हैं। कुरान में से बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी भी हुई हैं।
अब बात आती है कि भाई इसका पतन कैसे हुआ, इसका डाउनफॉल कैसे हुआ, ये इस स्थिति में कैसे पहुंची कि ख़त्म हो गई। तो ओरिजिन हम पढ़ते हैं बेटा। तुर्क अफगान सुल्तान ऑफ दिल्ली, दिल्ली के जो तुर्की और अफगानी सुल्तान बने, इन्होंने भारत पर लगभग 300 साल तक राज किया। वो हम पढ़ चुके हैं, 1206 से 1526, तो आपके 320 साल हो गए। द फॉलोइंग वर कॉजेज, कुछ कारण यहाँ पर है जो डाउनफॉल के रीज़न है। क्या क्या है वो आप सुनिए। पहला तो ये सब हिंदूज़ के प्रति इंटॉलरेंट थे, ठीक है। हिंदूज़ टूवर्ड्स द हिंदूज़, हिंदू के लिए ये लोग समर्पित नहीं थे, इंटॉलरेंट थे, उनको सह नहीं पाते थे। देवर इल्ट्रेटेड, बीमार थे दिमाग से, एंड फोर्स टू कन्वर्ट टू इस्लाम, और ये उन हिंदुओं को इस्लाम में बदलने के पीछे लगे रहे कि भाई ठीक है हिंदू नहीं, हमें तो इस्लाम में बदलना है, बदलो। अलाउद्दीन खिलजी ने भी कहा, ठीक है। बाकी आगे भी बताऊंगा, इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं। द हिंदूज टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड, जितने भी हिंदू मंदिर है सबको नष्ट कर दिया, तोड़ फोड़ दिया। देवर फोर्स टू पे द जजिया, जजिया का मैंने आपको बताया जो नॉन मुस्लिम लोगों पर लगता था, और कहते थे कि भाई देना है तो देना है। अगर मुस्लिम लोगों पर जो जक़ात था अगर वो नहीं दिया गया, कोई बात नहीं, माफ़ कर दिया, नेक्स्ट टाइम में देना, लेकिन अगर जजिया कर नॉन मुस्लिम से नहीं दिया गया तो देना है, वरना उसको पनिशमेंट मिलती थी, मार भी देते थे। इवन द हिंदूज हु कन्वर्टेड टू इस्लाम डिड नॉट हैव एनी प्रेस्टीज, यहाँ तक कि जो लोग हिंदू होते थे और वो इनके डर के या इनके मृत्यु के डर से कन्वर्ट हो भी जाते थे इस्लाम में, तो उनकी कोई वैल्यू नहीं थी, उनका कोई रेस्पेक्ट नहीं थी, ठीक है। हिंदू था, बदल गया तो कोई बात नहीं, जबकि बदला उन लोगों ने, और बदलने के बाद भी उसकी कोई वैल्यू नहीं होती थी, उसकी कोई रेस्पेक्ट नहीं थी। लैक ऑफ गुड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इन लोगों के पास यातायात का साधन नहीं था, चीज़ें यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था, ये सबसे बड़ी कमी इनकी रही। इतना बड़ा एम्पायर होने के बावजूद आपस में कम्युनिकेशन ना होना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ चीज़ ना होना, ये भी कमी होती है। भाई मान लो आपने कोई बिजनेस किया, अभी आप इंडिया में हैं, या मैं कहूँगा कि अभी आप दिल्ली में हैं, और आपने कोई काम चेन्नई में किया, ठीक है। आपके पास ना कोई जहाज़ है, ना गाड़ी है, ना कुछ है, तो आप कैसे करोगे, ना मोबाइल है, तो एक दूसरे से कैसे आप कम्युनिकेट करोगे, तो वो भी इनकी सबसे बड़ी कमी रही। मोस्ट ऑफ सुल्तान वर वीक, बहुत से सुल्तान तो बहुत कमज़ोर थे, ठीक है। उनमें लालच था कि बस मुझे तो रूलर बनना है, लालच था मुझे तो रूलर बनना है। दे आर नोबल, जबकि उनके जो सामंत होते थे वो विद्रोह करते थे, उनका विरोध करते रहते थे। मोस्ट ऑफ सुल्तान डिपेंडेड ऑन द आर्मी ऑफ देयर नोबल्स और वेसल्स, जबकि कुछ सुल्तान के पास तो अपनी कोई आर्मी ही नहीं थी, 2-4 हो गए, बाकी तो जो मतलब छोटे छोटे जगह प्रांत होते थे कि भाई ठीक है तुम यहाँ के राजा हो, तो उन पर डिपेंड होते थे। अगर नोबल ने सेना न भेजी तो राजा का कोई वजूद ही नहीं था, ठीक है। सम ऑफ सुल्तान्स मेंटेन्ड ह्यूज आर्मी बट इट वाज नॉट प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड एंड हैड नो डिसिप्लिन, कुछ सुल्तान ऐसे थे जिसकी आर्मी बहुत बड़ी थी, जिसकी आर्मी बहुत बड़ी होती थी, लेकिन वो उनको अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते थे, उनको डिसिप्लिन में नहीं रख पाते थे। द सुल्तान ऑफ दिल्ली हैड कॉन्क्वर्ड एंड रूल्ड द कंट्री बाय स्वॉर्ड, अब जो दिल्ली के सुल्तान थे वो तलवार के दम पर अपने देश को जीतना और उस पर शासन करना चाहते थे। दे डिड नॉट ट्राई टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द सब्जेक्ट, उन्होंने अपनी जनता का दिल जीतने की कोशिश नहीं की, वो डरा धमका कर शासन करना चाहते थे, उन्होंने कभी भी जनता का दिल जीतने की कोशिश नहीं की। दे वर डेस्पोटिक बाय नेचर, ये बहुत क्रूर थे, ये बहुत हिंसक थे, बहुत क्रूर थे। द मंगोल इन्वेजन्स वर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द बिगिनिंग ऑफ एम्पायर, और जो बार बार मंगोलों ने घुसपैठ की भारत के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं बड़े एम्पायर को नुकसान पहुंचाने का एक कारण बना। आफ्टर द फैटल ब्लो ऑफ तैमूर ऑन द तुगलक्स, जब तुगलक के ऊपर किसने, तैमूर ने युद्ध किया, तब भी बाबर ने सल्तनत को ख़त्म कर दिया और उसने मुग़ल एम्पायर को यहाँ पे शुरू कर दिया। देयर वाज नो डेफिनेट लॉ ऑफ सक्सेशन, इनके यहाँ पर कोई नियम नहीं था कि भाई ठीक है अगर राजा मर गया तो उसके बाद कौन गद्दी पर बैठेगा, कौन उसका उत्तराधिकारी होगा, ऐसा इनके यहाँ पर कोई नियम था ही नहीं।
देयर वर फ्रीक्वेंट वार्स एंड इंट्रिग्यूज फॉर द थ्रोन, और इनके यहाँ पर लगातार युद्ध होते रहते थे उस सिंहासन को पाने के लिए, लगातार युद्ध होते रहते थे सिंहासन को पाने के लिए। तो आप ये देख सकते हैं कि जहाँ पर कोई ना नियम है ना कानून है, वहाँ पर तो कुछ भी अल्लाह, बस ये मानो अल्लाह ही मालिक है, जो वो कर रहा है वही ठीक है, बस होने दो, वरना जिम्मेदार बनो। अब यहाँ पर ना एक कहानी और आपको बताते हैं। ये तो थी इंडिया की कहानी, ये थी इंडिया की कहानी, लेकिन इसके साथ एक देश की और बात बता देते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा था। कुबलाई खान, क्या नाम है? कुबलाई खान, जो चंगेज खान का पोता था। कुबलाई खान जो चंगेज खान का पोता था, ये एक्चुअली युआन डायनेस्टी का फाउंडर बना। कौन बना? युआन डायनेस्टी का फाउंडर बना। कहाँ पर? चाइना में। कब? 13th सेंचुरी। कब? 13th सेंचुरी। इसका मतलब आप ये मानो कि जब 1206 में यहाँ पर स्लेव डायनेस्टी का आना हुआ, तो स्लेव डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी, उसी के दौरान युआन डायनेस्टी ने भी चाइना में अपनी नींव रखी। He was the first Mongol to rule over China when he conquered the Song dynasty of southern China in 1279 CE। तो आप ये मानो कि 1279 CE में, 1279 CE में आपका कुबलाई खान ने सोंग डायनेस्टी को हराकर और वहाँ पे अपना नींव रख दी। उसने वहाँ पर अपनी नींव रख दी, ठीक है, उसने वहाँ पर अपनी नींव रख दी। और ये बात तब की है लगभग जब भारत में गियासुद्दीन बलबन का राज था। जब भारत में गियासुद्दीन बलबन का राज था, उस समय चाइना में सोंग डायनेस्टी को हराकर, और ये मंगोल का पहला शासक जिसका नाम कुबलाई खान था, जो चंगेज खान का पोता था, 13th सेंचुरी में वहाँ पर इसने अपना पैर जमा लिया, अपनी वंश को वहाँ पे शुरू कर दिया। ही मेड हिज कैपिटल एट द साइट ऑफ प्रेजेंट डे बीजिंग। आज की डेट में जो बीजिंग है उसको उसने उस समय की अपनी राजधानी बनाया। आफ्टर कंप्लीटिंग द कॉन्क्वेस्ट ऑफ चाइना ही बिकेम द फर्स्ट नॉन चाइनीज टू रूल द कंट्री। अब जब इसने चाइना को जीत लिया, तो चाइना को जीतने के बाद पहला गैर चाइनीज रूलर यह बना चाइना देश का। चाइना देश का पहला गैर चीनी रूलर जो बना, वो बना कुबलाई खान, जो चंगेज खान का पोता था, जिसने कि 1279 AD में सोंग डायनेस्टी को हराकर वहाँ पे अपने कदम जमा लिए थे। कुबलाई खान एम्पायर स्ट्रेच फ्रॉम चाइना टू अरबिया एंड ईस्टर्न यूरोप। कुबलाई खान ने क्या किया कि चाइना से लेकर अरब तक, और अरब से भी, उससे भी दूसरी साइड में ईस्टर्न यूरोप तक अपना हाथ फैला दिया, अपना शासन फैला दिया। कुबलाई खान अपॉइंटेड फॉरेनर्स सच एज वेनेटियन एक्सप्लोरर मार्को पोलो टू इम्पोर्टेंट पोजीशंस ओवर चाइनीज ऑफिशियल्स। कुबलाई लॉन्च 2 failed seaborne invasions of Japan in 1274 and 1281। इस चीज़ को आप समझो बेटा। कुबलाई खान देखो कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट आप इसको कह सकते हो। एक तो इतनी जल्दी इसने चाइना से लेकर अरब तक और ईस्टर्न यूरोप तक अपना हाथ फैला लिए। इसके अलावा इसने अपने दरबार में जो मेन पोजीशन थी, वहाँ पर इसने विदेशी लोगों को रखा, जैसे कि मार्को पोलो। मार्को पोलो का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़ा व्यापारी था, ठीक है। तो इसको इसने अपने दरबार में रखा खास जगह पर। इसने 2 निष्फल घुसपैठ भी की। कहाँ पर? जापान में। एक की 1274 में और एक की 1281 में, मतलब एक चाइना से पहले और एक वहाँ पर बनने के बाद। दिस वाज फॉलोड बाय अ फेल्ड सब्जुगेशन ऑफ जावा नाउ इंडोनेशिया इन 1293। और लेकिन वहाँ पर ये घुसपैठ तो इसने की, लेकिन वहाँ पर टिक नहीं पाया, वहाँ पर ये अपना काम नहीं कर पाया। और उसके बाद 1293 में इसने जावा में भी हमला किया, वहाँ भी घुसपैठ की, जो आज इंडोनेशिया है, लेकिन वहाँ भी ये फेल हो गया। जापान में 2 बार घुसपैठ की, फेल हो गया। अब फिर जावा में की, वहाँ भी फेल हो गया। आफ्टर फेल्ड एक्सपेडिशन अगेंस्ट जापान एंड जावा, हिज मंगोल डायनेस्टी डिक्लाइन टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज रेन।
अब जब ये वहाँ पर नहीं चल पाया, वहाँ पर पैर नहीं टिका पाया, वहाँ पर अपना राज्य स्थापित नहीं कर पाया, तो क्या हुआ बेटा, तो अब जो इनकी डायनेस्टी, जो मंगोल डायनेस्टी थी, वो अब डाउनफॉल की तरफ जानी शुरू हुई। अब वो उसका पतन होना शुरू हो गया, अब वह नष्ट होने शुरू हो गई। ही डाइड ऑन February 18, 1294। कुबलाई खान जो था बेचारा 18 फरवरी 1294 1294 में एक्सपायर हो गया। मात्र 79, आप कह सकते हैं मात्र 80 साल के आसपास की उम्र में, जबकि 80 साल कम नहीं होते, तो 80 साल की उम्र में बेचारे इनकी मृत्यु हो गई और इनको मंगोलिया में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया? मंगोलिया में। द युआन डायनेस्टी वॉज कम्प्लीटली ओवरथ्रोन बाय द चाइनीज आफ्टर हिज डेथ। अब जब कुबलाई खान मर गए और इनको वहाँ से ले जाया गया, तो इनकी मृत्यु के बाद युआन डायनेस्टी ख़त्म ही हो गई, उखाड़ फेंक दिया, और जो अगले इसके बाद जो चाइनीज़ थे उन्होंने वहाँ पर अपना दोबारा से हक को काबिज कर लिया, अपना हक वहाँ पर जमा लिया। तो मेरे बच्चों, ये थी पूरी कहानी दिल्ली सल्तनत की, जो हमने 2 पार्ट में कंप्लीट की है। अगर आप में इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी आप क्वेरी डाल सकते हैं, आप कमेंट में भी क्वेरी डाल सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो तो और इम्पोर्टेंट आएगी, जो आपकी होगी द मुगल एम्पायर, जिसमें हम बाबर से शुरू करेंगे और सबसे लास्ट तक औरंगजेब तक हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। और अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए और अपने वेपन को धार लगाते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ एंड बी इन टच विद योर स्टडी।